नमस्कार दोस्तों, अपने रीड के अंदर जो इंडियन हिस्ट्री अपनी जो चल रही है, इंडियन हिस्ट्री में जो अपना अगला टॉपिक है वो है मौर्य वंश। तो मौर्य वंश, इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपना जो ये वीडियो है अपना वो पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सी चीज़ें नहीं मिलती हैं और नई चीज़ें मिलने के कारण हम नई चीज़ों को सीखते हैं। कई क्या है कि बहुत कम वीडियो देखते हैं और आगे उन्हें पता नहीं चलता कि पूरा टॉपिक क्या है। तो अब मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो अपन चलते हैं मौर्य वंश पर। मौर्य वंश भारत का वो वंश था जो प्रथम राष्ट्रीयकृत या केंद्रीयकृत वंश था, यानी इस वंश ने भारत को एक सूत्र में बांध दिया था। इस समय जो इससे पहले जो वंश था वो था नंद वंश। नंद वंश का राजा था गणानंद। अब गणानंद जो था वो एक अभिमानी राजा था और उसके यहाँ पर एक दरबार में थे चाणक्य, जिन्हें विष्णुगुप्त के नाम से या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब चाणक्य उनके दरबार में थे और उनकी उपलब्धियों के कारण गणानंद ने इस मगध साम्राज्य को बहुत ही तरक्की दी और बहुत अधिक विस्तार उसका किया। लेकिन उन्होंने एक बार उनको वहाँ से निकाल दिया, चाणक्य को अपने दरबार से अपमानित करके निकाल दिया था। अब चाणक्य ने क्या किया, एक किसी लड़के को देखा, वो खेल खेल रहा था राजकिल्लम खेल। उस राजकिल्लम खेल के आधार पर उन्होंने एक उस लड़के को शिक्षित किया, प्रशिक्षित किया और एक अच्छा सम्राट बनाया, और वो था चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, जो एक प्रथम महत्वपूर्ण वंश माना जाता है भारतीय इतिहास का। तो मौर्य वंश को पढ़ने के लिए हम कुछ निम्न चीज़ों का अध्ययन करेंगे और उसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले मौर्यकालीन इतिहास को जो जानने के स्रोत हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो मौर्यकालीन इतिहास को जानने के जो स्रोत हैं, एक तो है साहित्यक और एक है पुरातात्विक। साहित्यक में वो तत्व हैं जैसे अर्थशास्त्र हो गया, इंडिका हो गया, मुद्रा राक्षस हो गया, ठीक है, और नेशनल हिस्टोरिका हो गया। इस प्रकार के जो साहित्य हैं वो हमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। इसके बाद आते हैं पुरातात्विक। पुरातात्विक में आते हैं अशोक के अभिलेख। देखो, जब मौर्य साम्राज्य से किसी भी परीक्षा में कोई प्रश्न आता है, मौर्य साम्राज्य में कभी भी कोई प्रश्न आता है तो वो लगभग अशोक के अभिलेखों में से आता है। और अशोक के अभिलेख अलग अलग भागों में डिवाइड है, अलग अलग भागों में विभाजित किए हुए हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो पूछ लिया जाता है कि प्रथम लघु शिलालेख कौन सा है, द्वितीय लघु शिलालेख कौन सा है, या बृहद शिलालेख कौन सा है। तो इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा अभिलेख किस कैटेगरी का है और उसे कैसे पढ़ना है। तो अगर हम इस वंश को या अन्य किसी वंश को चार्ट के रूप में अगर हम पढ़ें तो वो बहुत ही अच्छी तरह से हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले जो था वो था साहित्यक। इसमें अर्थशास्त्र है, मुद्रा राक्षस है, इंडिका है, या अन्य जो साहित्य बौद्ध ग्रंथ जो हैं, या जो कंग्यूर जो तिब्बती ग्रंथ हैं, उनके बारे में हम इसके बारे में जानेंगे। पुरातात्विक में अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख 3 भागों में विभाजित किए जाते हैं, जैसे शिलालेख, स्तंभ लेख और प्रत्यक्ष द्वितीय शिलालेख। ये 3 भाग हैं जो हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब बात आती है बृहद शिलालेख की। बृहद शिलालेख यानी शिलाओं पर जो लिखे गए लेख, यानी एक राजा था दारा प्रथम या डेरियस नाम से जो राजा था, उसने अपनी आज्ञाओं को लिखित रूप प्रदान किया था और उसी की प्रेरणा से अशोक ने भी अपनी आज्ञाओं को लिखित रूप प्रदान किया और वो इन 3 भागों के रूप में प्रदान किया था। तो प्रथम अपना है शिलालेख। तो शिलालेख के दो भाग हैं, बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। बृहद शिलालेख जो थे वो 14 शिलालेख थे, वो 14 थे और 8 स्थानों से प्राप्त हुए थे। ठीक है, इनके बारे में अपने पढ़ेंगे कौन कौन से शिलालेख थे मुख्य रूप से, वो अपने इसमें आगे देखेंगे। और लघु शिलालेख को फिर 2 शिलालेखों में विभाजित कर दिया गया था। यहाँ से सबसे ज्यादा बेहद बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो प्रथम लघु शिलालेख है उनमें जो शिलालेख आते हैं वो है एरोरा, मास्की, गुर्जरा, भाबरू, ठीक है, मानसेरा, सहबादगढ़ी, शेरेकुना। ये जो शिलालेख आते हैं वो सारे प्रथम लघु शिलालेख के अंदर आते हैं। द्वितीय शिलालेख में 3 है, जतिंग, सिद्धपुर और ब्रह्मगिरी। ये द्वितीय शिलालेख के अंदर आते हैं। इसके बाद अशोक ने कुछ स्तंभों का निर्माण करके उन पर अपनी आज्ञाओं का निर्माण करवाया था। ठीक है, और उसमें उसके भी 2 भाग हैं, बृहद स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। बृहद स्तंभ लेख वो है
दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, इलाहाबाद कौशाम्बी, इस प्रकार के जो शिलालेख हैं वो अपने आते हैं बृहद शीतलस्तंभ लेख में। ये जो शिलालेख हैं ये 6 स्थानों से प्राप्त हुए थे और इनमें अधिकतम 7 आज्ञाओं का उल्लेख किया गया था। लघु शिलालेख में रोमनदेई, सांची, सारनाथ, निगिलवा, ब्रह्मगिरी, इस प्रकार के जो शिला लघु स्तंभ लेख हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। प्रथम द्वितीय शिलालेख था जोगद उड़ीसा का शिलालेख था। तो इस कैटेगरी में हम अशोक के अभिलेखों को पढ़ेंगे। ठीक है, किस शिलालेख में किस बात का उल्लेख किया गया है या वो कहाँ पर है, इस प्रकार से इनमें अपने चर्चा करेंगे आगे से आगे। उसके बाद में इसी मौर्य साम्राज्य को हम मौर्य साम्राज्य के रूप में पढ़ेंगे, जिसमें पहला है अपना राजनीतिक जीवन, जिसमें हम मुख्य रूप से 3 शासकों के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। इन्होंने क्या कार्य किए, कौन सा युद्ध लड़ा, या इन्होंने दूसरे जो विदेशी शासक थे उनके साथ उनके कैसे संबंध थे, वो अपने पढ़ेंगे। उसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन में शासक कौन था या शासक किस प्रकार के थे और उसके अधिकारी कौन कौन से थे वो पढ़ेंगे। इस समय कौन कौन से प्रांत थे, इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्याय व्यवस्था उनकी कैसी थी, गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी, कौन कौन से इसमें कर लगाए जाते थे, व्यापारिक अधिकारी कौन कौन से थे वो देखने हैं, बंदरगाह कौन से थे और इसके बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है। अब बात करते हैं अपने साहित्यिक ग्रंथों की। जो साहित्यिक है अब अपने इस भाग को पढ़ेंगे, तो इस भाग को सही ढंग से अपने को पढ़ना है। तो अब देखते हैं अपने साहित्य के बारे में। साहित्य मौर्य साम्राज्य को जानने के स्रोत, यानी साहित्य में कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जो हम मौर्य साम्राज्य को जानते हैं। ठीक है, पहला अपना आता है अर्थशास्त्र। लेखक इसके हैं कौटिल्य, जिनको हम कौटिल्य भी कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं और विष्णुगुप्त भी कहते हैं। विष्णुगुप्त ये भी इनको अपने कहते हैं। और इसके बाद में जो अपनी ये है अर्थशास्त्र है, ये राजनीतिक व्यवस्था पर, राजनीतिक या राज व्यवस्था पर आधारित है। ठीक है, दूसरी बात ये थी इसकी। तीसरी बात ये है कि इसको जो है अपने 1940 ईस्वी में इसकी जो प्रथम प्रति जो है वो जो प्रथम प्रति है वो आर्य शास्त्री को प्राप्त हुई थी। आर्य शास्त्री को प्राप्त हुई थी। ठीक है, इसके बाद इसमें 15 अभिकरण है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 150 अध्याय है और 180 जो है वो प्रकरण है। अर्थशास्त्र के अंदर 180 प्रकरण है। इसका जो हिंदी अनुवाद किया गया था, हिंदी अनुवाद ये किया था डॉक्टर श्यामा शास्त्री ने। इसके अलावा एक नाम और आता है वाचस्पति गेरोला।
ठीक है। इसके ऊपर एक टीका लिखी गई थी, टीका लिखी गई थी प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि, जो लिखी थी मेरुतुंग ने, मेरुतुंग ने लिखी थी टीका, अर्थशास्त्र के ऊपर टीका लिखी थी। तो मौर्य शासन की इतनी राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित जो जानकारी है वो हमें मिलती है अर्थशास्त्र से, जिसके लेखक थे कौटिल्य और चाणक्य, कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। तो ये महत्वपूर्ण साहित्य ग्रंथ है या साहित्य है जिसके बारे में हम मौर्य वंश के का अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2 पे आती है इंडिका। नंबर 2 पे है अपनी इंडिका। 2 नंबर पे आएगी इंडिका। इसके रचयिता है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो थे, मेगास्थनीज जो थे वो सेल्यूकस के राजदूत थे। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। जो इंडिका है वो वास्तविक रूप से उपलब्ध नहीं है, वर्तमान में यह उपलब्ध नहीं है। इंडिका अभी उपलब्ध नहीं है, ठीक है। और इस इंडिका के अंदर मेगास्थनीज ने, मेगास्थनीज जो थे, मेगास्थनीज जो थे, इन्होंने इंडिका के अंदर भारत में 7 जातियों का उल्लेख किया है। 7 जातियों का उल्लेख किया है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो बताए थे इन्होंने कृषक, यानी जो कृषि करने वाले किसान थे वो सबसे ज्यादा थे। मेगास्थनीज ने ये कहा कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, दास प्रथा नहीं थी, ठीक है। लेकिन कौटिल्य ने 9 प्रकार के दास बताए, 9 प्रकार के दास बताए थे, ठीक है। तो इन्होंने मेगास्थनीज ने कहा कि भारत के अंदर दास प्रथा उपलब्ध नहीं थी, लेकिन कौटिल्य ये कहता है कि 9 प्रकार के दास भारत में मौजूद थे। अब मेगास्थनीज जो है वो ये भी कहते हैं कि जो भारतीय हैं उनको लेखन कला का ज्ञान नहीं था, लेखन कला का ज्ञान नहीं था। तो जो इंडिका है मेगास्थनीज द्वारा जो रचित है वो वास्तविक रूप में भी उपलब्ध नहीं है। मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, भारत में आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय। ये किसके समय भारत आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आए थे, ठीक है। इन्होंने ये उपलब्ध नहीं है। अब आप ये सोचोगे जब ये उपलब्ध ही नहीं है तो इतनी जानकारी हमें कैसे मिलती है? इसमें जो चीजें लिखी गई हैं इसके समकालीन जो अन्य साहित्य थे, ठीक है, उन साहित्यों में इसके बारे में उसमें जानकारी प्राप्त होती है। जैसे आज किसी भी कोई बुक्स की जानकारी है वो किसी अन्य बुक्स में अगर हम कर दें तो उस बुक की जानकारी हमें उससे प्राप्त हो सकती है। तो इस प्रकार से इंडिका की जो जानकारी है इसके समकालीन बाकी साहित्यों से प्राप्त होती है और उसमें ये चीजें लिखी गई हैं, ठीक है। ये थी अपने 2 नंबर पे इंडिका। नंबर जो 3 है वो है मुद्रा राक्षस। नंबर 3 पे है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस ये जो है जासूसी ग्रंथ था, जासूसी ग्रंथ था जो मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्रदान करता है। और यही ग्रंथ नायिका विहीन भी था, नायिका विहीन, यानी इसमें नायिका का कोई पात्र नहीं था। इसके बाद में जो आती है अपनी वो है बृहद कथा मंजरी। 4 नंबर पे आती है
बृहद कथा मंजरी। ठीक है, बृहद कथा मंजरी जो है वो लिखी थी क्षेमेंद्र ने। इन्होंने भी मौर्य काल के बारे में जानकारी प्रदान की है बृहद कथा मंजरी के अंदर। नेक्स्ट जो है वो है 5 नंबर कथा सरित सागर। कथा सरित सागर ये है सोमदेव की। ये जो है वो है सोमदेव। सोमदेव ने इसके बारे में बताया है, या सोमदेव ने इसको रचित किया है। इसमें भी मौर्य कालीन से संबंधित काफी अधिक जानकारी हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट है 6 नंबर पे जो है वो है कंग्यूर व तंग्यूर। कंग्यूर व तंग्यूर जो है वो तिब्बती ग्रंथ है। वो तिब्बती ग्रंथ है। ठीक है, इसके बाद 7 नंबर पर, अच्छा ये लिखे थे किसने? लामा तारानाथ इनके द्वारा रचित है। ये भी मौर्य साम्राज्य के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इसके बाद आती है परिशिष्ट पर्वन। हेमचंद्र सूरी इनके द्वारा रचित है ये। और इसमें भी अपने जो है पर्वन, इसमें भी जो है वो अपने मौर्य काल के बारे में अधिक से अधिक जानकारी अपने को प्राप्त होती है। 8 नंबर पे आते हैं बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ में जो है वो है दीपवंश, महावंश और दिव्यावदान। ये जो थे वो बौद्ध ग्रंथ थे। इनमें भी मौर्य साम्राज्य के बारे में काफी अधिक जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट जो है 9 नंबर पे वो है नेशनल हिस्टोरिका। ये जो रचित है वो प्लिनी द्वारा रचित है। प्लिनी द्वारा रचित है। इसमें जो प्लिनी है वो ये कहते हैं, इन्होंने एक दुख प्रकट किया है प्लिनी ने भारत में सोना निर्यात करने पर इन्होंने दुख प्रकट किया है। प्लिनी ने नेशनल हिस्टोरिका के अंदर जो भारत में सोना भेजा गया, निर्यात किया गया, यानी भारत में क्या है, भारत से इस समय मसालों का निर्यात किया जाता था और दूसरे देशों से सोने का आयात किया जाता था। यानी दूसरे देश भारत को सोने का निर्यात करते थे। इस पे दुख प्रकट किया है प्लिनी ने, क्योंकि रोम से सारा ये क्या आ रहा था, सोना आ रहा था। नंबर जो 10 है अपनी वो है पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी। पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी, इसका जो अर्थ है वो है लाल सागर में नौकायान। ठीक है, लाल सागर में नौकायान। ठीक है, तो इसका जो रचयिता है वो अज्ञात है, यानी इसको किसने रचित किया इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। कहा जाता है कि इसको रोम के नाविकों द्वारा रचित किया गया था। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज मिलती है वो भारत से निर्यात की जाने वाली
की जाने वाली भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की सूची, वस्तुओं की सूची, वस्तुओं की जो सूची है भारत से जो निर्यात किए जाते थे वो हमें इस किताब से मिलती है। लास्ट जो है अपनी 10 नंबर पे, जो अपनी 10 नंबर पे जो बुक्स है लास्ट, वो है जियोग्राफी। जियोग्राफी टॉलमी द्वारा ये लिखी गई थी। इन्होंने इसमें एक सिद्धांत दिया था, सिद्धांत इसमें दिया था जियो सेंट्रिक। जियो सेंट्रिक इसके अंतर्गत इन्होंने क्या माना कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी है, मानो ये हमारी पृथ्वी है, इसके चारों ओर, इसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। जितने भी ग्रह हैं वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इनका ये मानना था, जियोसेंट्रिक जो सिद्धांत था उसके अंदर ये मानना था कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर बाकी सारे ग्रह चक्कर लगाते हैं। तो आज का ये अपना इतना ही है। साहित्यिक ग्रंथ हमने पढ़ लिए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, पसंद करें। थैंक यू।